नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के चौथे पाठ डायरी के पन्ने का अध्ययन करेंगे और इसे लिखा है एन फ्रैंक ने। मैं बेकार में नहीं जीना चाहती जैसे ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं उन लोगों को जानना चाहती हूँ जो मेरे आसपास रहते हैं लेकिन मुझे नहीं जानते। उनके काम आना और उनके जीवन में खुशी लाना चाहती हूँ। मैं और जीना चाहती हूँ अपनी मौत के बाद भी। यह एन फ्रैंक की डायरी का हिस्सा है। वही एन फ्रैंक दुनिया जिसे उसकी डायरी की वजह से जानती है। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल लिखने वाली एन फ्रैंक और उनका परिवार एम्स्टर्डम में साल 1944 में 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। 16 बरस की उम्र में इस दुनिया से जाने के बावजूद जीना सिखाने वाली एन फ्रैंक का जन्म साल 1929 में हुआ था। जब नीदरलैंड पर नाजी ने कब्जा कर लिया तो 2 साल अपने परिवार के साथ छिपी रहीं। इस डायरी में 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के बीच उनकी जिंदगी में जो घटा उसका ब्यौरा है। द डायरी उनके पिता ने पहली बार 1947 में छपवाई। इसकी 3 करोड़ प्रतियां बिकीं और 67 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। यातना शिविर में टाइफस की वजह से एन की मौत हो गई, लेकिन इसके पहले ही वो दुनिया भर में नाजियों की इस यातना का प्रतीक बन गई। आपकी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी से 10 पत्रों को संकलित किया गया है, जिन्हें पढ़कर 13 से 15 वर्ष की किशोरी एन के व्यक्तिगत अनुभवों, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, अकेलेपन का एहसास तो होता ही है। साथ में एन फ्रैंक की डायरी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, हिटलर एवं नाजियों द्वारा यहूदियों का उत्पीड़न, डर, भुखमरी, गरीबी, आतंक, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा आदि का जीवंत रूप देखने को मिलता है। पहला पत्र जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है 8 जुलाई 1942 बुधवार का है। एन फ्रैंक इस पत्र में 3 दिन पहले रविवार को घटी घटना के बारे में जिक्र करती हैं, जिस दिन के बाद से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला था और इस बुलावे का मतलब था यातना शिविर, जिसके बाद एन की मां ने तय किया कि वे लोग अगले ही दिन छुपने की जगह जाएंगे। उनके साथ वानदान का परिवार भी होगा। वानदान उनके पारिवारिक मित्र थे, तो मिस्टर वानदान, मिसेस वानदान एवं उनका पुत्र पीटर वानदान। कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। उसकी बहन मार्गोट ने बताया कि वास्तव में वह बुलावा पिताजी के लिए नहीं था, बल्कि मार्गोट के लिए था। अज्ञातवास में जाने के पहले मार्गोट और एन ने जरूरी चीजें थैली में भरनी शुरू की। एन फ्रैंक ने डायरी, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियां थैली में डाली। एन के लिए उसकी स्मृतियां उसकी पोशाकों से अधिक महत्व रखती हैं। अज्ञातवास में जाने से पहले एन और उसके परिवार ने अपने बदन पर इतने कपड़े लाद लिए ताकि वे लोग इस बहाने अधिक से अधिक कपड़े ले जा सकें। उस समय की स्थिति के अनुसार यहूदी सूटकेस ले जाने के बारे में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि अगर उनका सूटकेस बड़ा होगा तो लोगों को संदेह हो जाएगा, जो उनके लिए घातक साबित हो सकता था। अंत में वह अपना घर बेतरतीब ढंग से छोड़कर, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में वो लोग निकले, अज्ञात नई जगह पर रहने के लिए चल दिए। और एन फ्रैंक को नहीं पता था कि वे लोग कहाँ रहने जा रहे हैं, इसलिए उसके लिए वह जगह अज्ञात थी। अगला पत्र 9 जुलाई 1942 का है, गुरुवार। हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था कि वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहने।
उसी नियम के अंतर्गत एन के परिवार को भी वह पीला सितारा पहनना पड़ता था। जब वे अज्ञातवास के लिए निकले तो उसी पीले सितारे के कारण लोग उन्हें बेचारगी की नज़र से देख रहे थे। पहले 16 जुलाई को अज्ञातवास में जाने की योजना थी, लेकिन अचानक मार्गोट के लिए एएसएस से बुलावा आ जाने के कारण उन्हें जल्दी ही अज्ञातवास में जाना पड़ गया। छिपने की जगह एन के पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इस पत्र में एन ने इमारत की डिज़ाइन के विषय में बताया है कि इस इमारत में आगे कार्यालय है, निचले तल पर गोदाम है और पीछे की तरफ मटमैले दरवाजे के पीछे कुछ कमरे हैं जहां अज्ञातवास में एन के परिवार को रहना था। 10 जुलाई 1942 शुक्रवार। इस पत्र में एन ने उस समय का जिक्र किया जब वह अज्ञातवास के कमरे में पहुंची। वहां पहुंचते ही परिवार के सभी सदस्यों ने सफाई का काम शुरू कर दिया। पैकिंग खोलना, अलमारी भरना, कीलें ठोकना, सामान ठिकाने से लगाना आदि काम किया। पिताजी ने खिड़की में ब्लैकआउट वाले पर्दे लगा दिए। रविवार के दिन से बुधवार तक तो उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन गुप्त एनेक्सी में पहुंचने के बाद पहली बार सफाई आदि काम निपटाने के बाद थोड़ी फुर्सत मिली कि वह बता सके कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो गया है। 28 नवंबर 1942 शनिवार। तो जैसा कि दिनांक से ही पता लग रहा है कि 5 महीने बीत गए हैं और इस दौरान इनके साथ एक नया सदस्य भी रहने आ गया था और वो थे मिस्टर डसेल। मिस्टर डसेल एक दंत चिकित्सक थे और एन फ्रैंक के पिताजी के मित्र थे, वे भी इनके साथ रहने आ गए। इस वक्त के दौरान एन के परिवार को अनुभव हुआ कि वे राशन ज़्यादा खर्च कर चुके हैं और बिजली का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में शायद बिजली ना कट जाए, इस बात का उन्हें डर सता गया। शाम को बिजली न चलाने के कारण वक्त बिताने के लिए वे लोग पहेलियां बुझाते, अंधेरे में व्यायाम करते, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते या किसी किताब की समीक्षा करते। लेकिन यह सब करते करते भी वे अब बोर होने लगे थे। एन ने वक्त गुजारने का एक नया तरीका निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकती। एन फ्रैंक मिस्टर डसेल के साथ कमरा साझा कर रही थी, परंतु वह मिस्टर डसेल को पसंद नहीं करती थी। मिस्टर डसेल बात बात पर अनुशासन मास्टर की तरह भाषण देने लगते थे, जिसे लेखिका ध्यान से सुनती भी नहीं थी, क्योंकि 13-14 वर्ष की बच्ची है और उसको बात बात पर टोका जाए, ऐसा किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होता। मिस्टर डसेल उसकी शिकायत उसकी माँ से करते रहते थे, जिसकी वजह से उसको अपनी माँ से डांट भी पड़ती थी। इसीलिए वह मिस्टर डसेल को चुगलखोर भी कहती थी। एन को ऐसा महसूस होता है कि परिवार के सभी लोग उसके अंदर से कमियां ढूंढते रहते हैं और उसे डांटते रहते हैं। एन को एक बार लिखी हुई चीज़ काटना पसंद नहीं था, इसीलिए वह डायरी में जो भी लिख देती उसको कभी नहीं काटती, ना फाड़ कर फेंकती। अगला पत्र है 19 मार्च 1943 शुक्रवार। कुछ दिन और बीत गए हैं। एन ने केंद्रीय मंत्री का भाषण सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस युद्ध में टर्की तटस्थता छोड़ देगा। विश्व युद्ध में वह किसी एक पक्ष में जाएगा और इंग्लैंड के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन एन फ्रैंक को निराशा हुई क्योंकि उन्हें पता चला कि टर्की युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। देश में 1000 गिल्डर अवैध मुद्रा घोषित कर दिए गए। ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों के लिए तो यह झटका था, परंतु उन लोगों के लिए भी बड़ा संकट था जो भूमिगत थे। और जैसा कि आपको विदित है कि उस समय एन का परिवार भूमिगत था, यानी छिपा हुआ था। मिस्टर डसेल घर के कायदे कानून नहीं मानते थे। वह कई लोगों के साथ पत्राचार कर रहे थे, जबकि जब ये लोग अज्ञातवास में थे तो इन लोगों ने कुछ नियम बनाए थे जिससे बाहर के किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में पता ना चले। लेकिन मिस्टर डसेल उन कायदे कानूनों को नहीं मानते थे
और एन फ्रैंक की बहन मार्गोट, जो मिस्टर डसेल को पत्र लिखने में, डच भाषा में पत्र लिखने में सहायता करती थी, उसने भी पिताजी के मना करने पर डसेल की चिट्ठी लिखवाने में सहयोग देना बंद कर दिया। इस पत्र में एन हिटलर और घायल सैनिकों के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र करती है। वो बातचीत उसने रेडियो पर सुनी। रेडियो पर हुई उस बातचीत को सुनकर एन ने महसूस किया कि हिटलर के सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे और उसे यह बातचीत कठपुतली के खेल की तरह लगी। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व सैनिकों को अनुभव हो रहा था। अगला पत्र है 23 जनवरी 1944 शुक्रवार, तो पिछली तिथि से लगभग 10 महीने बाद का यह पत्र है। इस समय में लेखिका को परिवार के वंश वृक्ष और राजसी परिवार की वंशावली तालिका में कि कौन सा राजा हुआ, उसके बाद कौन सा राजा हुआ, इसमें रुचि उत्पन्न हो गई और उसने अनुभव किया कि अगर कुछ खोजने लगो तो अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ता है, जिससे और अधिक रोचक जानकारियां मिलती हैं। इस दौरान लेखिका को फिल्मी कलाकारों और फिल्मों के बारे में भी रुचि उत्पन्न हुई। प्रत्येक रविवार वह अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीर अलग करने और देखने में गुजारती थी। मिस्टर कुगलर सोमवार को उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका भी लाते थे। कुछ लोग थे जो एन फ्रैंक के पिताजी के ऑफिस में काम करते थे और इनके दोस्त थे। उन्हें पता था कि यहाँ पर एन फ्रैंक का परिवार छिपा हुआ है, जिसमें से मिस बीएप, मिस बेप, मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमैन, मिस्टर जॉन, कुछ लोग थे जिन्हें इनके अज्ञातवास के बारे में जानकारी थी और वो लोग समय समय पर परिवार की मदद भी किया करते थे। तो मिस्टर कुगलर सोमवार को एन के लिए पत्रिका लाते थे, सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका। लेखिका को सामान्य किशोरियों की तरह, जैसे इस उम्र की किशोरियों को शौक होता है नए नए ढंग से अपने बालों को संवारने का, उसी तरह से एन को भी था। लेकिन परिवार के लोगों द्वारा उसे फिल्मी स्टार की नकल करने का ताना दिए जाने के कारण वह अपनी नई केश सज्जा को हटा लेती। अगला पत्र है 28 जनवरी 1944 बुधवार का, और इस पत्र में अपने जीवन की नीरसता का वर्णन कर रही हैं एन फ्रैंक और बताती हैं कि परिवार के सभी लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ, लतीफ़े, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में चर्चा इतनी बार सुनी जा चुकी है कि सबको इन सभी बातों के बारे में सब कुछ याद है और जीवन में कुछ भी नया सुनने सुनाने को नहीं बचा है। इस पत्र में एन के द्वारा जिक्र किया गया है कि उस समय भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना आम बात हो गई थी, लेकिन उस समय भी कुछ लोग अज्ञातवास में छिपे लोगों को आर्थिक सहायता देते थे। एक प्रतिरोधी दल था फ्री नीदरलैंड्स करके, वे नकली पहचान पत्र बनाते थे अज्ञातवास में रहने वाले लोगों के लिए और उनके लिए काम तलाशते थे। यह बात लेखिका को हैरानी में डाल देती है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। उनके परिवार के लिए भी कुछ लोग मदद करते थे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे जिक्र किया। मिस्टर क्लीमैन, मिस्टर कुगलर, मिस मिएप, मिस बेप, मिस्टर जॉन, और वे लोग घर इनके अज्ञातवास में जहाँ रह रहे थे वहाँ आते थे और पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बातें, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय मुश्किलों की बातें, बच्चों से किताबों और अखबारों की बातें करके उन्हें बहलाने की कोशिश करते थे। यथासंभव उपहार आदि भी लाते थे। अगला पत्र है 29 मार्च 1944 बुधवार का। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्कर स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। इस बात को सुनकर परिवार के सभी लोग एन फ्रैंक की डायरी के लिए उत्साहित हुए। एन भी मनी मन महसूस करती है कि जब युद्ध के 10 साल बाद
लोग इस डायरी से यह पता करेंगे कि वे लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या बातें करते थे अज्ञातवास के दौरान, तो कितना चकित होंगे। उसने इस पत्र में युद्ध के समय हुई बमबारी और बमबारी से मकानों के हिल जाने, महिलाओं के डर जाने आदि का भी जिक्र किया है। युद्ध के कारण बेरोजगारी इतनी अधिक हो गई है कि चोरी आम बात है। छोटे छोटे बच्चे भी लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते और जो भी हाथ लगता उठा ले जाते। लोग 5 मिनट के लिए भी घर छोड़ने में डरते थे। इस पत्र में उसने डच लोगों के बारे में भी बताया कि डच के लोगों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब युद्ध के कारण बेहाल हैं, गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, लोग सरकारी लोगों पर हमले कर रहे हैं। आपकी वितान पुस्तक में यह अंतिम पत्र है, 13 जून 1944 मंगलवार। एन 15 वर्ष की हो गई हैं। उसे विभिन्न उपहार, स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली पुस्तक, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की ओर से स्टिकर एल्बम, मम्मी और पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की पुस्तक, मिस्टर कुगलर की ओर से मारिया तेरेसा नाम की पुस्तक, पीटर की तरफ से पियोनी फूलों का गुलदस्ता आदि उपहार मिले। एन चर्चिल की प्रशंसक हैं क्योंकि चर्चिल ब्रिटिश के बहादुर नेता थे। एन जो 15 वर्ष की बच्ची है, उसे राजनीति की समझ है। वह अपने इस पत्र में कहती है कि जो लोग यह कहते हैं कि ब्रिटिश द्वारा कब्जा किया जाना सही नहीं है, वे गलत हैं। उसके अनुसार वे डच लोग मूर्ख हैं जो यह समझते हैं कि ब्रिटेन को हॉलैंड और अन्य देशों को आज़ाद कराने के बाद सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिश का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह यह भी कहती है कि अगर ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता और पूरी तरह से समाप्त हो जाता। इसीलिए वह कहती है कि ऐसे डच लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है जो लोग ब्रिटिश के लोगों से नफ़रत करते हैं या ब्रिटिश के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। डच लोग ब्रिटिश को हिकारत की नज़र से देखते थे, उसे बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार कहते थे और जर्मन से भी नफ़रत करते हैं। तो लेखिका को लगता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। लेखिका को मिसेस वानदान और डसेल मूर्ख लगते हैं क्योंकि दोनों उसको हर बात पर डांटते रहते हैं। एन कहती है कि मिसेस वानदान मुझे 30 मार्क हाँ समझती हैं, तो उसे लगता है वह ठीक ही सोचती है क्योंकि मैं वाकई में बहुत सारी ऐसी बातें जानती हूँ जिसके बारे में मिसेस वानदान को ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है। लेखिका को ऐसा लगता है कि उसे अज्ञातवास में जो भी लोग रह रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं समझता है, यहाँ तक कि पीटर भी उसे केवल एक दोस्त की तरह स्नेह करता है। लेखिका को भी पीटर की कई बातें पसंद नहीं हैं, जैसे धर्म के प्रति नफरत, खाने के बारे में उसकी बातें करना और भी इस तरह की अन्य बातें। लेखिका को लगता है कि पीटर उससे भी ज़्यादा घुन्ना है, अंतर्मुखी, और उसे अपने बारे में और अधिक जानने की अनुमति नहीं देता है। लेखिका को इस अज्ञातवास में नीला आसमान, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियां बहुत याद आती थी। 1.5 वर्ष बाद एक बार लेखिका को यह मौका मिला कि वह प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देख पाई। इस दौरान उसके मन में यही विचार आया कि वह कब आज़ाद होगी और कब प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएगी। प्रकृति के विषय में एन के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वह कहती है कि प्रकृति अमीर गरीब के बीच भेदभाव नहीं करती। आसमान, बादलों और चांद की तरफ देख के उसे शांति और आशा का अनुभव होता है। प्रकृति विनम्रता सिखाती है, जिसके कारण कोई भी कष्ट सहने को वह तैयार हो जाती है।
प्रकृति ईश्वर का एक ऐसा उदाहरण है जिसका कोई मुकाबला नहीं। प्रकृति को निहारने का ऐसा आनंद अज्ञातवास में उसे पहले नहीं मिला, क्योंकि मैल से चीकट हुई खिड़कियों में लगे गंदे पर्दों से प्रकृति को देखने पर आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। महिलाओं के प्रति लेखिका के विचार। 15 वर्ष की बच्ची और उसकी महिलाओं के आज़ादी के लिए जो विचार हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए जो विचार हैं, वह हमें सोचने पर यह मजबूर कर देते हैं कि वह 15 वर्ष की बच्ची कितनी गंभीर स्वभाव की, चिंतनशील स्वभाव की रही होगी। उसका कहना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है, इसलिए उसे कुछ भी करने का हक है। लेखिका के अनुसार वे सभी औरतें भी मूर्ख थीं जिन्होंने इन बातों को सहा। उनके गलत प्रथा सहने के ही कारण यह कुप्रथा और भी अधिक अपनी जड़ें जमाती चली गई। एन का मानना है कि यद्यपि अब थोड़ी स्थिति बदली है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ महिलाओं का सम्मान भी किया जाना चाहिए। जिस प्रकार सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार औरतों को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर वह एक पुस्तक का जिक्र करती है, मौत के खिलाफ मनुष्य, जिसके लेखक हैं पोल दे क्रुइफ। के अनुसार युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ औरतें बच्चों को जन्म देते समय झेलती हैं। वह कहती है कि बच्चा पैदा करने के बाद औरतों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिकों से ज्यादा मेहनत करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दें। प्रकृति यह कार्य चाहती है, इसीलिए औरतों को यह कार्य भी करते रहना चाहिए। लेकिन वह उन व्यक्तियों की निंदा करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह पोल दे क्रुइफ से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहां भी जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। यानी अगर महिलाएं ना चाहें तो वे बच्चा ना जने, तो एन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। और इस पत्र के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक में एन फ्रैंक की डायरी के से लिए गए पत्रों का संकलन समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आप अगली वीडियो में इस पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास मेरे साथ करिए। धन्यवाद।